योगः कर्मसु कौशलम्. She is working with various universities as Board of Studies member, including Gujarat University, Baba Saheb Ambedkar University, HNGU University, Somnath Sanskrit University, Sabar University, to name a few. She is working with UGC, HRDC, Gujarat University as a course coordinator on, on online refresher course for social sciences. She also runs a YouTube channel for NET GSET guidance in sociology subject. Her research inclination and linkages are with CEC and UNICEF. She has a rich academic career. So, ma'am, we welcome you all on behalf of all the participants, and I hand over to you. I hope we have an enlightening session. Thank you. Thank you so much, madam, for giving my brief biodata. So, I welcome you all on behalf of HRDC Gujarat University. Our today's session, NEP 2020, as a holistic perspective. मेरा जो आज का टॉपिक है वो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच है उसकी हम आज बात करने वाले हैं. सभी यहाँ जो पार्टिसिपेंट है वो कहीं ना कहीं एज अ फैकल्टी के रूप में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जुड़े हुए हैं. तो एनईपी हमारे लिए एनईपी 2020 जो ये 34 साल के बाद ये पूरी शिक्षा नीति आई है वो एज अ फैकल्टी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इसमें जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच दिया हुआ है उसकी हम आज बात करेंगे. विथ ऑल योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. तो आज हम जो भी बात करेंगे वो थोड़ा हम इंटरेक्टिव मोड पे बात करेंगे क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक फैकल्टी मेंबर ही हूँ और तो ज्यादा कुछ ऐसे लेक्चर वाली या कुछ भाषणबाजी वाली बात नहीं होगी. जो भी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो भी मैंने पढ़ा है उसका जो रिसर्च किया है और उससे मैंने जो भी कंक्लूजन निकाला है उसके बारे में हम बात करेंगे आज. तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और होलिस्टिक अप्रोच इसकी हम बात करेंगे. न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं उसके पहले इसका जो मूल है कि ये कौन से आधार पे पूरी तैयार की गई है उसका थोड़ा जो बैकग्राउंड है हमारा उसकी हम बात करेंगे. हम सभी जानते हैं कि इंडिया का पूरा एक एजुकेशन के तौर पे एक गोल्डन हेरिटेज रहा है. पूरे विश्व में अगर हम इतिहास में थोड़ा जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंशिएंट इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे भारत देश की प्रसिद्धि रह चुकी है. और इसके सबूत हमें जो डिफरेंट कंट्री से जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनकी डायरियों में से हमें मिलते हैं. तो एक पूरा हमारा एक गोल्डन हेरिटेज था और उसका जो बेस था क्यों कि पूरे विश्व में इंडिया की इतनी अच्छी पहचान क्यों थी तो उसका जो बेस था उसका जो मूल था वो थी हमारी एजुकेशन सिस्टम जिसको हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया बोल सकते हैं. नालंदा, वल्लभीपुर, तक्षशिला ऐसी विद्यापीठ हमारे यहाँ मौजूद थी और हम सभी जानते हैं कि इसमें कई विषयों के विविध अभ्यासक्रम एक साथ में चलते थे. तो हमारा ये पूरा गोल्डन हेरिटेज रहा है. फिर हमारे यहाँ एक गुरुकुल प्रणाली भी रही है कि जिसमें स्टूडेंट्स का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता था. हमारे यहाँ आश्रम शालाएं भी थी और जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें कल्चर को साथ में लेके चलते थे कि सपोज हमारे यहाँ संस्कृत में भी है कि दीक्षांत समारोह होता था बच्चे का जब वो स्कूल में जाता था. जो विद्यारंभ संस्कार जो हमारे संस्कृति के 16 संस्कार है उसमें से उसका एक विद्यारंभ संस्कार होता था और उसमें वो
वो संस्कार देके उसको पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। तो ये हमारा पूरा एक गोल्डन हेरिटेज एजुकेशन के तौर पे रहा है। फिर हम बात करते हैं कि धीरे धीरे ये सब हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ फिर विदेशी आए, उनके अटैक्स हुए, तो उन्होंने भी भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले जो हमारे मूल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया। फिर पूरा हमारा इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंट के बाद हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से संभालने का प्रयास किया। तो उसमें डिफरेंट तरीके के कमीशन आए, जिसमें राधा कृष्ण कमीशन है, मुदलियार कमीशन है, कोठारी कमीशन है। सभी ने अपने अपने तौर से कि अगर भारत को विकसित करना है तो कौन सी तरीके से हम शिक्षा प्रणाली को ले जा सकते हैं। फिर उसमें सुझाव करते करते कोठारी कमीशन आया। उसके बाद 1964 में एक एजुकेशन पॉलिसी आई, 1986 में भी एक पॉलिसी आई और लास्ट में एनईपी 2020 जो 29 जुलाई को लॉन्च हुई 2020 में, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये थोड़ा मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने का प्रयास यहाँ पे किया है। अभी हम जाते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्योंकि जो भी अभी की जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सबसे ज्यादा फोकस हमने बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, साथ ही में उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही रहा है, उसके साथ में उसमें जो सोशल वैल्यू है उसका भी कंस्ट्रक्ट हो, और जो आज के समय की डिमांड है, मतलब नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी आज की समय की जरूरियात है, जो आज के समय की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे बच्चों को तैयार करना, ये एक मूलभूत सिद्धांत है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो इसके लिए हम थोड़ा इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी हमें जानना जरूरी है। आप में से काफी प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद है, तो आपने थोड़ा वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा सुना होगा। मैंने यहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम और इसको EKS और एक EKT दो विभावनाएं हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम भी है और एक इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन भी है। तो मैंने यहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की है। तो यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ वैदिक लिटरेचर, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो नींव है, कि हमारी पूरी इंडिया की जो नॉलेज सिस्टम खड़ी हुई है वो वैदिक लिटरेचर के आधार पर खड़ी हुई है। हमारे यहाँ कई सारी सिविलाइजेशन आई, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन आया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आया, लेकिन सभी समय के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय होते गए। लेकिन वैदिक लिटरेचर है और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो आज भी किसी न किसी तरह टिका हुआ है। तो यही इसका एक आधार है कि इसका कुछ पोटेंशियल है, इसमें कुछ ऐसी विशेषता है कि आज भी ये इंडियन नॉलेज सिस्टम वो टिकी हुई है। तो जो वैदिक लिटरेचर की हम बात करते हैं उसमें मोस्टली संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषदास, इसका समावेश होता है। धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, पुराण सभी आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने वैदिक लिटरेचर में जो मेन 4 पार्ट है उसकी मैंने यहाँ बात की है। संहिता, तो संहिता में जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेदों की समावेशन संहिता में किया गया है। अभी हम सिर्फ ये 4 वेद के ही उदाहरण देखें कि इन वेदों में कौन कौन सी बातें की गई है या इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चारों वेद में हम देखें तो जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें 10 मंडल है। मंडल मीन्स उसके 10 पार्ट है। 400 ऋषि है इसमें, 8 अष्टक है, 8 अष्टक है इसमें, 1500 सूक्त है, मतलब श्लोकास है। तो ये मैंने बात कही मात्र और मात्र ऋग्वेद की, कि अगर इसको ही पढ़ना है तो 2 साल 3 साल पढ़ना है, समझना है और उसका एनालिसिस करना है,
तो 2 से 5 साल का समय सिर्फ ऋग्वेद को समझने में ही जाएगा। ऐसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 2 पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें तैत्तिरीय शाखा है, ऐत्तिरीय शाखा है, और उसमें भी काफी 5000 से भी ज्यादा 500 से भी ज्यादा उसमें श्लोक और ऋचाएं है। तीसरा है अथर्ववेद, अथर्ववेद जो आरोग्य का जो सब नॉलेज है वो अथर्ववेद में समाविष्ट है, और उसमें भी बहुत सारे सूत्र और सूक्त है। चौथा है सामवेद, तो सामवेद में भी उसको संगीत का वेद भी कहा जाता है, पूरा म्यूजिक के साथ लाइफ को जोड़ा गया है, और उसमें भी काफी सूक्त और ऋचाएं है। तो ये पूरे संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की हम बात करते हैं, तो अगर ये 4 वेदों को ही अगर हम पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें तो तकरीबन 5 से 7 साल ये वेदों को समझने में ही चले जाएंगे। और ये वेद तो पूरा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो ऋचा है, उसके जो श्लोक है, जो फिर वेदांग में भी आते हैं, जो हमारे दर्शन शास्त्र है उसमें भी आते हैं, पुराण में भी आते हैं, तो एक एक श्लोक को समझने में हमें हम जब एनालिसिस करने बैठे तो बहुत टाइम लगता है। तो इतना स्ट्रांगली हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम था। फिर हम बात करते हैं जो ब्राह्मीणस थे हमारे यहाँ, उसमें भी ब्राह्मीणास थे, आरण्यकास थे, उपनिषदास थे। उपनिषद में हम देखें तो 100 से भी ज्यादा उपनिषद बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने 10 उपनिषद की बात की है, दशोपनिषद। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य आदि उन्होंने 10 उपनिषद बताए हैं, और हर एक उपनिषद का अपना अलग कंटेंट है। उसमें ज्योग्राफी भी आती है, उसमें हिस्ट्री भी आती है, उसमें सोशल लाइफ भी आती है, उसमें नंबर सिस्टम भी आता है। तो मतलब कुल मिला के एक पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम जाए आरण्यकास में जाए, ब्राह्मीणास में जाए, तो आगे चल के हमारे पास जो पूरा इतिहास है, अर्थशास्त्र है, काव्य है हमारे, जिसमें रामायण और महाभारत भी आ जाते हैं। तो ये भी हमारे एक नॉलेज सिस्टम का एक बेस है कि इतनी बड़ी हमारी नॉलेज सिस्टम थी हमारे इंडिया की, और उसमें से कुछ कुछ आज भी बचा हुआ है कि जिसको हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। इसके बाद फिर श्रुति और स्मृति परंपरा आती है कि स्मृति में जो भी ऋषि ने कहा है उसको हम देख के, उसको समझ के, उसको राइट अप करना, वो सभी जो हमारा कंटेंट था वो आया स्मृति में, कि भाई उसमें जो जो ऋषि ने कहा वो हमने समझ लिया और फिर उसको लिखा। तो ये भी मनुस्मृति है, बोधायन स्मृति है, याज्ञवल्क्य है, ये सभी हमारा स्मृति का पार्ट है। फिर आता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ये पूरा वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर के बाद आता है क्लासिकल लिटरेचर, जहां से महाकवि भास, कालिदास सबके लिटरेचर की शुरुआत होती है। ये उन्होंने जो नाटक लिखे हैं या महाकाव्य लिखे हैं वो मनोरंजन के लिए, कि भाई लोगों के मनोरंजन के लिए और एक सोशल लाइफ का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसके लिए उन्होंने ये सब लिखा है। तो महाकवि भास के भी 10 नाटक थे, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वर्ष्यम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम। तो ये पूरे पूरे को पढ़ते पढ़ते, और इसमें पूरे एक बोल सकते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच से उसमें ये सभी जो ड्रामास है उसमें वर्णन किया गया है। स्टोरी तो है ही है, एक स्टोरी है कि जो श्रोता को जकड़ के रखती है, जो रीडर्स है उसको वो पकड़ के रखती है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ पूरा एक फ्लो भी जाता है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैंने हमारे यहाँ बहुत ही संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने एक बार ये संस्कृत लिटरेचर के बारे में, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के बारे में बताया था कि एक 90 इयर्स से भी ओल्ड ज्यादा एक बुजुर्ग थे, और वो पढ़ते बहुत थे, मतलब हर टाइम उनका ध्यान किताबों में ही रहता था। तो फिर
जो उनको जानते थे उन्होंने पूछा कि आपने तो बहुत पढ़ लिया, आपके पास तो बहुत ही नॉलेज होगा, हम भी चाहते हैं कि हम भी आपके जैसा पढ़े, कितनी सारी किताबें पढ़ ली, अभी तो आपको पूरी दुनिया का नॉलेज होगा। तो वो बुजुर्ग उनकी ओर देखते हैं और बताते हैं, एक ही वो सेंटेंस बोलते हैं, माघे मेहे गतम वयाहा, माघे मेहे गतम वयाहा। मतलब वो बोलते हैं कि महाकवि माघ है और उनका एक महाकाव्य है शिशुपाल वध। उन्होंने शिशुपाल वध पढ़ा। माघे मेहे, मेघे मतलब मेघदूतम जो महाकवि कालिदास की कृति है, तो उन्होंने ये शिशुपाल वध और मेघदूतम उसको पढ़ने में और उसको समझने में उनके 90 इयर्स चले गए। मतलब वो बोलते हैं कि ये 2 कृतियां पढ़ने में ही मेरी उम्र निकल गई। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो इसके बाद भी बहुत ये महाकवि भास का भी बहुत ही एक अच्छा, टी गणपति शास्त्री जो साउथ से हो गया उनको तो पता ही होगा। तो उनकी कृतियों का पूरा एक बंच, जिसको वो पाम लिप बोलते हैं, वो उनको टी गणपति शास्त्री को उसका पूरा बंच मिला। उसकी लैंग्वेज थी वो तो संस्कृत थी, लेकिन जो उसकी लिपि थी वो लिपि जो थी वो मलयालम थी। फिर टी गणपति शास्त्री ने और भी जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने सब उनका एनालिसिस किया और फिर ढूंढा कि ये सब स्वप्न वासव दत्त है और भी जो कृतियां है वो सभी भास की है। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 वर्ष के पहले ही हमें ये सब मिला है। तो हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और उसको आधार बनाकर ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको बनाया गया है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड मैंने देने का यहाँ प्रयास किया है। अभी हम आते हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो बहुत ही मूलभूत आधार स्तंभ है वो क्या है, वो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक तो सबसे पहले इसको मैडम, हेलो, हाँ जी, yeah, sorry for the interruption. I mean, can you also, speak in English? I mean, ओके, आई वुड लाइक, it's difficult to. ओके, Yeah, sure. श्योर। जो ये पूरी शिक्षा प्रणाली है उसके जो आधार स्तंभ है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी एंड इंक्लूजन। अभी तक की हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है या एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें सबसे पहले तो सबको, मतलब अभी हम जो हमारे हायर एजुकेशन के हमें जो एनालिसिस मिलते हैं, जो आंकड़े मिलते हैं ऑल इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन से, उसमें हम देखते हैं कि जब स्कूल में एनरोल होता है तब मतलब एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है स्कूल में, ड्रॉप आउट रेशियो भी स्कूल में घटा है। लेकिन हायर एजुकेशन में अभी भी जो भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से ड्रॉप आउट रेशियो हमें हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सभी को, मतलब समग्र लक्ष्य शिक्षा, इसमें से कोई भी पूरे भारत में से कोई भी इसमें से रह न जाए इसका एक ध्यान रखा हुआ है। और उन्होंने ये वर्ड यूज किया है SEDGS, मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। अभी तक क्या था कि भाई SC, ST, OBC, विमेन, फिर जो रीजनल में से जो बैकवर्ड क्लास थे उनको उनके लिए स्पेशल पॉलिसी थी। लेकिन यहाँ पे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप सभी को, मतलब जो भी सोशली और इकोनॉमिकली जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, रीजनल की वजह से भी, अगर कोई पहाड़ी प्रदेश में रहता है उसके पास नेट नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए भी इसमें बात की गई है। तो ये पूरा इक्विटी एंड इंक्लूजन ये वाला पार्ट जो है वो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही आधार स्तंभ है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
अगर आप चाहे तो इसका पूरा MHRD की जो पूरी वेबसाइट है उस पे ये पूरा ड्राफ्ट रखा हुआ है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो ये इसके जो पूरा हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो कुल 4 भागों में बटा हुआ है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड कल्चरल एजुकेशन, इसमें आर्ट की भी बात की गई है, और जो लास्ट पार्ट है हमारा एजुकेशन पॉलिसी का उसमें है इम्प्लीमेंटेशन, कि ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई है। तो उसको डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कि भाई एक ही दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। हमने पूरा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक का बदला है, कि 3+3+4+4 ऐसा कुछ किया है हमने, 3+3+5+4 ऐसा हमने किया है, कि जो स्कूल शिक्षा है उसको जो आंगनवाड़ी शिक्षा है उसके साथ जोड़ दिया है। तो ये पूरा एक दिन में या 1 ईयर में या 2 ईयर में नहीं होगा, इसके लिए पूरा 2014 तक का, मतलब अगले 15-20 सालों में इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना का स्टेज बाय स्टेज प्लान रहा है। तो ये पूरा जो चौथा जो है पार्ट वो इम्प्लीमेंटेशन का है, कि कैसे ये इम्प्लीमेंटेड होगी। अभी हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। तो स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं। तो सबसे पहले तो एक चाइल्ड साइकोलॉजी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, जो 0 से 6 ईयर बच्चे के जो होते हैं आयु के, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उसके मस्तिष्क का विकास इस एज में सबसे ज्यादा होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए बच्चा स्कूल में जाए तब से शुरू के जो वर्ष है, मतलब प्री प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, और इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर अच्छे अच्छे मॉड्यूल भी बनाए गए हैं, और बच्चों को स्कूल में जाने का एक अट्रैक्शन रहे। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही वैकेशन पूरा होता है, और ये कोविड के बाद तो खास, कि जो बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, फिर उसको स्कूल में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। तो ये सब जो हमारी कमियां थी कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आते, उसके ऊपर रिसर्च करवाया गया, और रिसर्च की जो फाइंडिंग निकले उसमें से कि बच्चों को स्कूल में आने का अट्रैक्शन रहे, इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर इन्होंने प्री स्कूल क्लास शुरू किए हैं, और स्किल बेस्ड एजुकेशन का भी इसमें प्रावधान है, लर्निंग बाय डूइंग का भी प्रावधान है। दीक्षा करके पूरा एक डिजिटल वाला पूरा एक पोर्टल बनाया गया है, कि जिसमें से बच्चों को पढ़ाया जाए। इसमें पंचतंत्र की जो कहानियां हैं हमारी पूरी इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, उसका भी समावेशन स्कूल एजुकेशन में किया गया है। और ये जो यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, ये बहुत ही हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में भी ये प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, कि जो डिफरेंट स्टेट की लैंग्वेजेस है या बोली है, तो उसमें अगर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती है तो उसका जो बेस है शिक्षा का, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो काफी कच्चा रह जाता है, और उसकी असर उसके आगे के शिक्षा पे भी पड़ती है। तो यहाँ पे फोकस रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा किया गया है, और मतलब इस साल से ही काफी कॉलेजेस ने इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू किया है। इस साल से तो शुरू हुआ ही है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत महत्व दिया गया है। अभी हम आते हैं ज्यादा हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले क्वालिटेटिव एजुकेशन पे ज्यादा भार दिया गया है। अभी हम देखते हैं एज अ फैकल्टी कि
मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हम सरेराश देखें तो एवरी ईयर पूरे भारत में 5,000 से भी ज्यादा पीएचडी स्कॉलर डिग्री लेते हैं पीएचडी की। और सिर्फ मैं यहाँ सोशल साइंस की बात करूंगी क्योंकि उसका मैंने थोड़ा स्टडी किया हुआ है। तो अभी भी सोशल साइंस में जो भी रिसर्च होते हैं जी, सोशल साइंस में जो भी रिसर्च होते हैं उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें या तो रूरल आएगा, अर्बन आएगा, कास्ट, विमेन स्टडी, कोई सोशल प्रॉब्लम होगा, इसके आसपास के सभी सब्जेक्ट रिसर्च के रहते हैं। तो हमारा जो सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, इसका तो पूरा एक बहुत ही बड़ा कंटेंट है कि जो पूरे समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम बहुत काफी सारे जो सब्जेक्ट्स है उसको एक साथ में जोड़ के भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ एनईपी में जो क्वालिटी वाला एजुकेशन है उस पे जोर दिया गया है और गवर्नमेंट ने यहाँ गुजरात की में प्लीज आपके माइक म्यूट रखे। थैंक यू। मैम कन्याकुमारी, प्लीज म्यूट योर माइक। प्लीज म्यूट योर माइक मैम। ओके, थैंक यू। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक बोले ना, इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इसको। अगर आप हम सामने होते तो उसका मजा कुछ और ही होता। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे से जा रहा है। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन की यहाँ बात की है एनईपी 2020 में कि भाई आप जो भी करो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, नॉट ओनली क्वांटिटी। जैसे पीएचडी में बच्चे आते हैं, एनरोल होते हैं, पहला ही सवाल उनका होता है कि मैम कितने रिस्पॉन्डेंट्स लेने पड़ेंगे। उनके मन में ये कि फिक्स हो जाता है कि 250 ले लो, 300 ले लो, 350 रिस्पॉन्डेंट्स डेटा ले लो तो पीएचडी हो जाएगा। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया गया है। और ये नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टी के लिए भी ये प्रावधान है कि अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन, आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपको काफी सारे ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम भी है, यूजीसी की भी स्कीम है, आगे मैं उसकी बात करूंगी। फिर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कि हम एक साथ में विविध जो सब्जेक्ट है उसको जोड़ के चले। जैसे मैंने अभी सोशल साइंस की बात की, तो सोशल साइंस में भी हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज को भी इसके साथ में हम जोड़ सकते हैं। बहुत काफी कम ऐसे रिसर्च होते हैं कि हमारे पास पूरा लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, जुदी जुदी विविध लैंग्वेजेस का भी अलग लिटरेचर है, गुजराती लिटरेचर भी है। तो उसको जोड़ के उसका एक सोशल एनालिसिस करें तो एक पूरा बहुत ही अच्छा क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है। तो ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की एनईपी में बात की गई है। और 2040 तक, मतलब 2040 तक सभी जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से जुड़ जाए, ऐसा इसमें एक रिकमेंडेशन दिया गया है। आगे बात है लिंक एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, तो ये भी शुरू हो चुका है। स्टार्टअप्स काफी सारे स्टूडेंट्स को मिलने लगा है। मैं हमारी यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारा पूरा एक जियोसेक करके स्टार्टअप का एक अलग डिपार्टमेंट है और उसमें 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप आज की तारीख में चल रहे हैं। और वो वाली बात है कि एक आइडिया बदल दे आपकी पूरी दुनिया। तो उसमें यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो एक आइडिया लेके आते हैं सेंटर पे और फिर उनके आइडियाज को एलोबरेट किया जाता है, फिर उनको नरिश किया जाता है और उनको एक स्टार्टअप दिया जाता है।
अभी हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी स्टार्टअप चल रहे हैं उसमें से मैं एक दो स्टार्टअप की बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ एक बच्ची है, उसने ऐसा एक फैब्रिक ढूंढ निकाला और वो फैब्रिक आज इंडियन आर्मी भी यूज कर रही है कि जहाँ वो हमारे जो ऐसे बर्फीले जो पॉइंट है, हमारे सियाचिन है, कारगिल है, वहां पे जो भी हमारे आर्मी के जवान जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल फैब्रिक वो बच्ची ने बनाया है कि वो न्यूट्रल रहता है, गर्मी हो सर्दी हो चाहे कोई भी बारिश हो, उसको पहनने के बाद, और उसका वजन भी नहीं है। तो ये पूरी आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ ज्यूसेक की जो बच्ची है स्टार्टअप उसने ये लिया है, तो उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये तो मैंने एक की बात की, ऐसे काफी सारे है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एजुकेशन एंड इंडस्ट्री का लिंकेज किया गया है। अभी हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले से ही शिक्षा को इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया है और हमारे बच्चे वहां पे जाने के लिए अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं कि उनको वहां पे फील्ड जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अभी हमारा एक चल रहा है प्रोजेक्ट, उसमें हम यहाँ से जो इंडिया से जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, हमने 2 कंट्री लिए, कनाडा और यूएसए। तो पिछले 2 साल में हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे गए, हम उनका जिनका भी कांटेक्ट होता है उनका केस स्टडी करते हैं और बाकी के हम क्वेश्चनरी से उनका डेटा लेते हैं। अभी डेटा आ रहा है, काफी 600 से ज्यादा डेटा शीट आ चुकी है। तो उसका थोड़ा बहुत हमने अभी पूरा एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन उसमें से जो देखने को मिला कि व्हाई दे आर लिविंग इंडिया एंड व्हाट इज द अट्रैक्शन ऑफ यूएसए और कनाडा, क्योंकि फीस तो बहुत काफी है, क्योंकि वहां तो जो करेंसी है डॉलर में है, लेकिन फिर भी उनको वहां जाना है। काफी स्ट्रगल भी है, हमने थोड़ा बहुत देखा कि पहले तो एक आइसोलेशन आ जाता है सोशली, फिर थोड़ा इकोनॉमिकली बर्डन भी रहता है, फिर जो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है वो भी है, कल्चर भी एकदम डिफरेंट है तो कल्चरल एडजस्टमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, फूड हैबिट्स हमारी काफी डिफरेंट है तो वहां भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो इतना सब एडजस्ट करने के बाद भी स्टूडेंट का जो फ्लो है, वो हमने 5 साल का डेटा का थोड़ा एनालिसिस किया कि कितने गए, तो हर साल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अभी तो ये ट्रेंड शुरू है, अभी तक क्या था 2 साल पहले तक, मतलब बिफोर कोविड, ये ट्रेंड था कि बैचलर करने के बाद मास्टर के लिए विदेश जाते थे बच्चे, लेकिन अभी तो वो 10th और 12th के बच्चे 12th पूरा किया और बैचलर के लिए वो यूएस और कनाडा ज्यादा जाते हैं, और कंट्रीज में भी जाते हैं, लेकिन वहां पे फ्लो ज्यादा है और उसका पूरा जो अट्रैक्शन उनको है वो है फील्ड जॉब, कि हम जो पढ़ते हैं उसी फील्ड की जॉब हमें हमारे बैचलर खत्म होते ही, नॉट ओनली बैचलर खत्म होते हुए, बिकॉज उनका जो इंटर्नशिप शुरू होता है वही इंटर्नशिप में ही उनको ये अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। तो ये यहाँ एनईपी में लिंक किया है एजुकेशन और इंडस्ट्री को। आगे आता है स्टूडेंट सेंट्रिक एंड स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ये बहुत ही जो विदेश में भी बच्चों को जाने का एक ये अट्रैक्शन रहता है कि वहां पे ऐसा नहीं है कि आओ क्लास में बैठो, क्लास पढ़ो, यही सब्जेक्ट पढ़ो। हमने जो आप साइंस में है तो आप मैथ्स पढ़ो, आप बायोलॉजी पढ़ो, आप बॉटनी पढ़ो, आपने आर्ट्स लिया है तो आप सोशल साइंस पढ़ो या लैंग्वेजेस पढ़ो, आपने कॉमर्स लिया है तो आप बीबीए करो, बीसीए करो, कॉमर्स में जाओ। तो ये जो पूरा हमने नॉलेज जो है वो तो ज्ञान तो अखंड है, ये हमारी नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम ही हमें बताती है। हमने हमारी सहूलियत के लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहे, अगर साइंस का स्टूडेंट है और उसको एज अ सब्जेक्ट उसको म्यूजिक पढ़ना है तो वो भी वो पढ़ सकता है। अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है और उसको हुआ कि मुझे एक सब्जेक्ट एज अ मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ना है तो वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसको लिटरेचर में इंटरेस्ट है कि मुझे मैकबेथ पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकता है। और पूरा एक क्रेडिट
ट्रांसफर का एक पूरा स्टूडेंट का अकाउंट बनाने का भी प्रावधान नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें नो डाउट इसमें देर लगेगी, 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएंगे, पर ये पूरा सिस्टम डेवलप होगा। इसका पूरा का पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। और एक स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इसमें नॉट ओनली क्लास एजुकेशन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप स्वयं से सभी आप अवेयर ही होंगे, जो वहां जाके बच्चा निःशुल्क में एक भी पैसा दिए बिना अपने पसंदीदा कोर्स वहां से कर सकता है और उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो एक पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक एंड स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन में दिया गया है। रीजनल कोर्सेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यूजीसी ने बोल दिया कि सोशल साइंस में इतने इतने टॉपिक होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का एक बन गया पूरा करिकुलम कि आपको एफवाई में ये पढ़ाना है, एसवाई में ये पढ़ाना है, मास्टर के स्टूडेंट्स है तो आपको ये पढ़ाना है। लेकिन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शैक्षणिक संस्थान जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको एक स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपनी ओर से जो भी कोर्सेज चाहे वो रख सकती है। उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है कि अगर यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट कच्छ में भी चल रहा है। तो कच्छ वो गुजरात का एक टूरिज्म प्लेस है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है उससे अवेयर होंगे। वहाँ के उनको जो रीजनल उनकी जो प्रादेशिक लैंग्वेज है वो भी उनको आती होगी और उनको कच्छ की जो कल्चर और हेरिटेज और हिस्ट्री उसका पूरा नॉलेज होगा। तो टूरिज्म के लिए अगर आप एक 1 वीक का ही एक कोर्स डेवलप करें पूरे कच्छ में, कच्छ के लिए, तो वहाँ का एक रीजनल कोर्स आप बना सकते हैं। ये तो मैंने एक गुजरात में कच्छ की बात की, और काफी सारे ऐसे हमारे यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो वो सभी वहाँ के जो अध्यापक है, वहाँ के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं, वो भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट करके रीजनल कोर्सेज बना सकते हैं। और ये कोर्सेज यूजीसी उसको मान्यता भी देती है। उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें से आपको निकलना पड़ता है, लेकिन ये रीजनल कोर्सेज भी आप बना सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर फैकल्टी, रिसर्च ओरिएंटेशन, फैकल्टी के लिए भी मुक्स का पूरा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्लेटफॉर्म है कि जहाँ जाके आप क्लास में तो पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो क्लास में जाऊंगी वो गुजरात यूनिवर्सिटी का क्लास होगा, वो एमए का मेरा सोशियोलॉजी का क्लास होगा। पर मैं अगर किसी पूरे इंडिया के बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब पढ़े, तो इसके लिए हमें मुक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वो भी फैकल्टी को दिए जाते हैं, और फैकल्टी उसको डेवलप करके नेशनल लेवल पे अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे 8 से 10 मुक्स का काम चल रहा है, और 3 से 4 मुक्स तो रिलीज हो भी चुके हैं। काफी यूनिवर्सिटीज में से ऐसे मुक्स रिलीज हो चुके हैं। फिर एक रिसर्च ओरिएंटेशन, जैसे क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की, ऐसे एक रिसर्च ओरिएंटेशन कि जो भी शिक्षा प्रणाली को डेवलप करना है तो उसमें रिसर्च तो होना ही चाहिए। तो रिसर्च और ओरिएंटेशन के लिए जो स्कॉलर्स है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको तो काफी स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे गुजरात की बात करूँ तो शोध मिलती है, नेशनल लेवल पे जेआरएफ है, एसआरएफ है, फिर डिफरेंट कैटेगरी की जो नेशनल फेलोशिप है वो सभी मिलती है। लेकिन जो फैकल्टी है उनके लिए भी ऐसे उनका रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए भी प्रावधान है। काफी सारी आईसीएसएसआर के प्रोजेक्ट्स है। कोविड के टाइम पे भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट की स्कीम आई थी कि जिसमें आप कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से हो आप, लेकिन आपको कोविड के रिलेटेड कुछ रिसर्च करना है, और बहुत अच्छा मतलब वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वो उसका जो स्टार्टिंग पैकेज था वो 5 लाख से शुरू हो रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे 3 प्रोजेक्ट मिले थे
कि जो, और अभी तो उनका सबमिशन भी हो गया। तो फैकल्टी के लिए एक रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए भी डिफरेंट प्रावधान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। आगे देखते हैं। जो अदर्स है, ये दूसरा पार्ट हुआ। पहला पार्ट था स्कूल का, दूसरा था हायर एजुकेशन का, फिर है जो तीसरा पार्ट है उसमें है प्रोफेशनल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर की बात है, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात है, और एडल्ट एजुकेशन कि अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है अपने सरकमस्टेंसेस की वजह से, वो पूरा कॉलेज का एजुकेशन नहीं ले पाया, तो फिर उसको, अगर उसको पढ़ना है तो उसके लिए भी एडल्ट एजुकेशन, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षण बोलते हैं, उसकी एक व्यवस्था न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर, इसको एक साथ में जोड़ा गया है। अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव, वो हमने पूरा ये एक साल सेलिब्रेट किया, और उसमें ये इंडियन लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर को बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि हम कि भाई शून्य की शोध कहाँ से हुई। सबसे पहले जो बल्ब था वो किसने सर्च किया, तो ये सभी हम नाम देखेंगे तो वो हमें वेस्टर्न कंट्री से ही मिलेंगे। लेकिन हम हमारे इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में जाएंगे, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें इसके सभी प्रश्न के मूल देखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ भारत में ये सभी जो प्रकाश है और उसकी भी जो रिसर्च है वो पहले हमारे यहाँ हो चुकी है, लेकिन उसकी लिपि वो संस्कृत में है, उसकी लिपि या उसकी लैंग्वेज हमें आती नहीं है। और फिर हम अभी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम बताते हैं कि ये बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने सर्च किया था, और हम भी उसको ही सही मान लेते हैं। तो हमारा जो बेस है इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर, उस पे ज्यादा फोकस किया गया है कि भी हमारे पास जो है उसको पहले देखो, उसका इम्पोर्टेंस करना सीखो और उसको ज्यादा एक्सप्लोर करो। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी जहाँ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है। हमारी वर्णमाला है, गुजराती में इसको कक्को बोलते हैं, क, ख, ग, घ। तो ये इसकी जो शोध है वो तो बहुत साल पुरानी है, वर्षों, बिफोर डेकेड्स भी हम बोल सकते, बिफोर सेंचुरी भी बोल सकते हैं। तो ये पहले क ही क्यों आता है, फिर उसके बाद ही ख आता है, फिर उसके बाद ही ग आता है। तो ये पूरे, आप भी ट्राई करना। ये हमारे एक संस्कृत के बहुत ही विद्वान है चौकसी साहब, उनके साथ एक बार बात हुई थी, उन्होंने ये पूरी बात बताई थी हमें, काफी 2-3 घंटे का उनके साथ ये बातचीत हमारी हुई थी वर्णमाला से लेके। तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ऐसा हम ये पूरी वर्णमाला बोलते हैं। तो क बोलने में हम कहाँ से क बोलते हैं, फिर आता है ख, फिर आता है ग, फिर आता है घ, ग, कि मतलब जैसे हमारा पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो स्वर का, मतलब हमारे बॉडी पार्ट से वो कोई शब्द बोलने में किस किस पार्ट की जरूरत होती है, ये पूरा एक साइंटिफिक वर्णमाला हमारी है। तो ये तो एक उदाहरण है कि इंडियन लैंग्वेज में इतनी साइंटिफिकली उसको बनाया गया है। आप एबीसीडी को देख लीजिए, उसमें हमें ऐसा लॉजिक देखने को, मतलब जैसा ये क से ज्ञ की वर्णमाला है उसमें जो लॉजिक है वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। और भी काफी उदाहरण है, लेकिन इसकी हम बाद में बात करेंगे। अदर्स में टेक्निकल एजुकेशन की भी बात की है कि अभी कोविड में हम सभी ने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किए, और हमारा एक ये एक्सपीरियंस भी एज अ फैकल्टी रहा, और बच्चों का भी एक्सपीरियंस रहा कि जितना ऑफलाइन टीचिंग में जितना मजा आता है, जो फेस टू फेस कन्वर्जेशन होता है उसमें जो ज्ञान मिलता है वो ऑनलाइन टीचिंग में नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम जो ये ब्लाइंडेड लर्निंग है कि आप ऑफलाइन भी पढ़ो और ऑनलाइन भी पढ़ो, तो टेक्निकल एजुकेशन का भी एनईपी में प्रावधान है कि भाई आप जो भी पढ़ते हो, हमारी नेशनल लेवल पे सीईसी है, सेंट्रल एजुकेशन पूरा कंसोर्टियम है, यहाँ गुजरात में केसीजी है, नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात,
ऐसे डिफरेंट स्टेट के पूरे कंसोर्टियम है जो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने जो क्लास में पढ़ा वो तो आपके पास है ही, आपके जो अध्यापक है उन्होंने सिखाया ही है, लेकिन वही टॉपिक अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो उसकी भी व्यवस्था आपको डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट टेक्निकल माध्यम से आपको दी जा रही है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ा जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की है, म्यूट योर माइक। ओके, थैंक यू। सोशल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी मैंने आगे रोल ऑफ टीचर की भी बात की है कि पूरा जो होलिस्टिक अप्रोच है वो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इवन स्कूल एजुकेशन में तो पेरेंट्स को भी साथ में जोड़ा गया है। तो होलिस्टिक अप्रोच में हम मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे जा सकते हैं, तो सोशल साइंस में अगर हमें स्टडी करने हैं, रिसर्च करने हैं, तो लिटरेचर को भी हम साथ में लेके चल सकते हैं। एक जॉन कार्वर करके एक बहुत ही अच्छी वो साउथ अफ्रीका के एक साइंटिस्ट है, उनकी पूरी एक किताब है, उनका एक पूरा बोले ना जीवन वृत्तांत जैसी एक किताब है, और उन्होंने बहुत ही काफी बॉटनी के वो थे, तो उन्होंने बहुत काफी रिसर्च किया था कृषि के लिए साउथ अफ्रीका में। तो उसको हम बेस बनाकर, ये किताब तो है लिटरेचर की, पर उसको बेस बनाकर उसको साइंस के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, उसको सोशियोलॉजी के साथ भी जोड़ सकते हैं कि जॉन कार्वर ने ऐसा क्यों किया, मतलब उनका ध्यान कृषि में या ऐसी जो कृषि आधारित जो रिसर्च है उसमें कैसे गया, उसका उनका सोशल बैकग्राउंड क्या था, उनकी फैमिली में कौन कौन थे, उनको यहाँ ऐसे बॉटनी में इंटरेस्ट कहाँ से हुआ, फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला। तो ये पूरा हम एक लिटरेचर के पार्ट को हम साइंस के साथ भी जोड़ सकते हैं, सोशल साइंस के भी साथ भी जोड़ सकते हैं। ऐसे एक इंग्लिश की बहुत ही अच्छी छोटी नॉवेल है अंकल टॉम्स कैबिन, स्लेवरी की पूरी उसमें बात बताई गई है, शायद आप सभी उससे अवेयर ही होंगे, बच्चों के सिलेबस में भी थी थोड़े सालों पहले। तो अंकल टॉम्स कैबिन भी पूरी एक स्लेवरी की स्टोरी है, तो उसको भी हम हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सभी के साथ जोड़ के एक बहुत ही अच्छा रिसर्च करवा सकते हैं। फिर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसको भी हम साथ में जोड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत ही बड़े जो एनएसएस के डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे, जो 10 इयर्स पे होता है हमारा पूरा पॉपुलेशन का डेटा, तो उसको भी हम हिस्टोरिकली भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकली भी कि भाई उसमें हम देखें तो जेंडर का क्या रेशियो है, किसी क्लास की बात करें तो वो हमें क्या है, बिजनेस का पूरा कौन सी तरफ जा रहा है ट्रेंड। तो ये सभी हम एक ही आधार को लेके डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कल्चर, इसको भी साथ में जोड़ के हम स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं रोल ऑफ टीचर, टीचिंग, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। काफी सारे अध्यापक यहाँ है और हमें लगता है कि हमारा रोल तो पढ़ाना है, टीचिंग, लेकिन अच्छे टीचिंग के लिए आप मेरे साथ सहमत होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करना है, आप चाहे किसी भी ब्रांच में आप पढ़ाते हो, आप साइंस में हो या कॉमर्स में हो, आप आर्ट्स में से बिलोंग करते हो, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लर्न करना पड़ता है। और हमने ये कोविड के टाइम में सीख लिया कि हम और आप इतने ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं थे, और अचानक से ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम सभी को ऑनलाइन टीचिंग में जुड़ना पड़ा। तो हमें पहले जूम क्या है, कैसे कैमरा ऑन करते हैं, कैसे माइक को म्यूट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, काफी सारे को जो टेक्नो सेवी थे उनको पता था, लेकिन काफी ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जो हमारे लिए भी ये पूरा जो प्लेटफॉर्म था वो नया था। ग्रीन स्क्रीन क्या है, कैसे हम स्लाइड को
ऐसे चेंज करे, स्लाइड को अच्छे से अच्छी बनाए, उसमें कुछ इमेज डाले, उसमें कुछ वीडियो डाले। तो हमने ये सब सीखा, लर्न किया, और इफेक्टिव लर्निंग के बाद हमारा इफेक्टिव टीचिंग हुआ। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर के जो रोल है उसमें टीचिंग के साथ साथ लर्निंग, फिर है एक्सप्लोरिंग, कि भाई हम जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर हमें करना है, और हम एक्सप्लोर करेंगे तो ही हम हमारे स्टूडेंट को इफेक्टिव तरीके से बता सकेंगे। रिसर्च, वो तो यूजीसी के थोड़े नॉर्म्स भी है, जो हमारा पूरा एपीआई का स्ट्रक्चर है उसमें भी हमें रिसर्च के लिए मतलब एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में जाना है तो आपको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ ये भी प्रश्न होगा कि सभी टीचर ही करें, तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए अगर हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि भाई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन अगर हमें उसमें से थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है तो आप उनके ऊपर आधारित नहीं रहेंगे। मतलब आपको भी पता चलेगा कि ऐसे ऐसे पूरी, अभी एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में क्या देखना है, किसको एडमिशन देना है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये सभी अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो एनईपी में जो टीचर का रोल है उसको ये पूरी तरीके से टीचिंग, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से का बताया गया है। अभी ये पूरा जो मैंने आपके साथ बात की न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो पूरा जो ड्राफ्ट है यहाँ मैंने रेफरेंस लिए हैं। मैंने भी कुछ लेक्चर्स ऑफलाइन सेशन लिए थे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, तो उसमें से भी बहुत कुछ जाना है, तो ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिए हैं। अभी हम थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव करेंगे कि मैंने तो इंडियन नॉलेज सिस्टम से शुरू करके फिर इक्विटी एंड इंक्लूजन, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हायर एजुकेशन की बात है, स्कूल एजुकेशन की बात है, रोल ऑफ टीचर की बात है, वो मैंने बताई, रिसर्च की बात है। अभी हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं और फ्लोर को ओपन करते हैं। आप भी मुझे जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपके कुछ सुझाव है, आप भी इसमें कुछ इनपुट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। आ रही है मेरी आवाज, है ना? Excuse me, madam. Yes, ma'am. जी, हेलो। I just wanted to ask ma'am कि ये क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आप? क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में मैंने आपको बताया कि पूरा हमारा जो ड्राफ्ट है 400 पेजेस जो हमारा ड्राफ्ट है। और एक मिनट, ओके, हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट है, और वो ड्राफ्ट में जो हायर एजुकेशन की बात है, जो हमारा सेकंड उसमें थर्ड चैप्टर है, उसमें ट्रांसफर क्रेडिट की बात की गई है। जैसे हम वेस्टर्न में एजुकेशन से हम थोड़े बहुत अवेयर हैं कि भाई हमारे जो भी कोर्सेज है, मतलब यूजीसी के नॉर्म्स के आधार पे कि उसके 4 क्रेडिट्स के कोर्स हम अभी यहाँ मास्टर में चलाते हैं। तो किसी ने हमारे यूनिवर्सिटी में से पहला साल किया सपोज, और अगर उसको जाना है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो अभी यहाँ क्या है कि आपको एक ही यूनिवर्सिटी में आपका जो पूरा स्टडी है वो खत्म करना है, उसको कुछ क्रेडिट ट्रांसफर मिलता नहीं है। लेकिन आप जो भी पढ़े हैं, आपने 4 क्रेडिट का जो आपका कोर्स है उसमें से आपके 3 CGP है या 2 CGP है, आपने जितना भी अर्न किया हुआ है वो आपको मिलेगा। और प्रत्येक स्टूडेंट का एक अकाउंट बनाया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और उसकी क्रेडिट वहां पे उसको दिखेगी। और अगर उसको कहीं जाना है तो वो क्रेडिट ट्रांसफर सेम सब्जेक्ट में ले सकेगा। और काफी जैसे मेजर होते हैं और माइनर होते हैं, तो जो माइनर सब्जेक्ट है उसकी भी क्रेडिट ट्रांसफर होगी।
ये प्रत्येक स्टूडेंट का एक अकाउंट बनेगा, ऐसा प्रावधान है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका मैडम। थैंक यू मैम। हेलो ओके, हाँ जी हेलो जी जी। मैडम, मुझे ये पूछना है, हाँ जी, एडमिशन जो होगा बच्चे का, वो अगर साइंस कॉलेज में लेता है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट कैसे करेगा? हाँ तो सर इसमें मैंने अभी बात की, मेजर सब्जेक्ट रहेंगे और माइनर रहेंगे। अगर सपोज बच्चा जाता अच्छा। है साइंस में, तो उसको साइंस में अगर उसका ए ग्रुप है तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसका बी ग्रुप है तो उसको बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, वो पढ़ने रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसको एक माइनर का भी लिस्ट दिया जाएगा कि आपको ये 3 मेजर पहले सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं, कि भाई आपको बायो तो पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन उसके साथ 2 माइनर सब्जेक्ट दिए जाएंगे और वो उसमें से उसको चॉइस करने होंगे कि भाई उसमें म्यूजिक है, उसमें ड्रामा है। यार ऑनलाइन दो ना, स्कूल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक आधा वो भी तो कर दो। हेलो, यस हेलो, हेलो मैम। हाँ हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, your lecture is very nice first, थैंक यू मैडम, थैंक यू and सविता my मैडम। question is uh, in the newspaper, and I hear मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। the subjects are compulsory, that is mathematics group is compulsory whenever the student want to go to the BTech. But they say that it is not compulsory in new education policy. Then how is it possible that without mathematics, without physics, the student can take admission for the BTech? This is my ठीक है, question, ma'am. इसमें अभी ऐसा है कि अभी आप 10th का अभी का जो मैं सीबीएसई की बात कर रही हूँ, शायद जो स्टेट बोर्ड है उसमें भी ये इम्प्लीमेंटेशन इस साल से हो चुका है कि मैथ्स 2 आते हैं, मेजर और माइनर। अगर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो मुझे मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, पर मुझे अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स 11 से नहीं लेने हैं तो जो मैं माइनर मैथ्स है वो मैं ले सकती हूँ। अभी इस साल से ये प्रावधान सीबीएसई में शुरू हो चुका है, शायद स्टेट में भी होगा। तो ऐसा ही कि जो बेस है, मतलब आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको पूरा मैथ्स पढ़ना ही है, आपको ट्रिगो भी पढ़ना है, आपको सभी पढ़ना है। अगर आपको उसमें नहीं जाना है तो जो उसका बेस है वही आपको पढ़ना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का एक कोर तो रहेगा, कोर सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। अगर साइंस में जाना है तो जो बायो का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वो तो आपके रहेगा। 2 या 3 कोर सब्जेक्ट तो हर एक सेमेस्टर में रहेंगे, और फिर वो जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें तो वो चूज कर सकते हैं बच्चे, उसमें म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, कल्चर सभी रहेगा। जी थैंक यू मैम। Okay, thank you, ma'am. थैंक मैडम यू। हाँ जी, हेलो हाँ जी मैडम, मेरा एक प्रश्न है आपसे जी कि 12वीं आर्ट्स पढ़ा हुआ बच्चा साइंस पढ़ पाएगा? साइंस के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ पाएगा मैडम? जी जी एक साइंस का बच्चा आर्ट्स पढ़ लेगा, जी लेकिन 12वीं आर्ट्स पास हुआ बच्चा साइंस पढ़ पाएगा या नहीं? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये मतलब मुझे आर्ट्स में मैं पढ़ी हूँ और मुझे साइंस में जाना है, ये कौन तय करेगा? मैं खुद, ओके, या मेरे पेरेंट्स। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तो प्रावधान दिया है कि आप आर्ट्स के हैं और आपको साइंस में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो बच्चों की जो कैपेसिटी है वो बच्चों को भी पता है, और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो टीचर्स हैं, उनको भी पता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आर्ट्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्ट्स में भी अभी इतने हमारे यहाँ, मैं आपको 3 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि हर साल हम वैसे तो जो सोशियोलॉजी के साथ बीए किए हुए उनको ही एडमिशन देते हैं, लेकिन साइंस के बच्चे को भी सोशियोलॉजी पढ़ना है मास्टर में, तो फिर उसके लिए हम एक फैकल्टी चेंज की एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। किसी भी की डिसिप्लिन का बच्चा हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और उसको सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट उसको सोशल साइंस का पढ़ना है, तो उसको एक फैकल्टी चेंज की एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर वो एग्जाम पास करता है तो हम उसे मास्टर में एडमिशन देते हैं। और हमारे यहाँ 3-4 साल से ऐसा ट्रेंड रहा है
कि इंजीनियरिंग के बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ने आते हैं, साइंस के बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ने आते हैं। फिर हमने भी थोड़ा कि हर साल ये साइंस बैकग्राउंड और टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चे हमारे यहाँ क्यों आते हैं। तो फिर हमने जो ट्रेंड देखा और थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें से ये आया कि काफी बच्चे जो IAS और जो पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो साइंस में ज्यादा मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि साइंस से ज्यादा जो एक आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उसमें पास होने की संभावना है या उसमें वो आगे जा सकते हैं। तो इसी वजह से वो ये पूरा उनका जो डिसिप्लिन है वो चेंज कर देते हैं। ओके, तो प्रावधान तो है लेकिन ये बच्चे के ऊपर उसको पूरी स्वतंत्रता है। और एक ये भी है इसमें आपने अच्छा बताया कि अगर बच्चा जाना चाहता है साइंस में कि मुझे साइंस पढ़ना है और अगर वो एक साल में ही फेडअप हो जाता है कि नहीं ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए, मेरा पूरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है, तो फिर उसको ड्रॉप आउट नहीं होगा। वो एक साल भी साइंस पढ़ा है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो अभी नहीं मिल रहा। अभी तो क्या है कि आप एक साल में पढ़ना छोड़ देते हो तो आप क्या कहलाएंगे, आप 12वीं पास हो। आप 2 साल में पढ़ना छोड़ देंगे तो भी कहलाएंगे आप 12वीं पास हो। आपने ग्रेजुएशन की सिर्फ एग्जाम नहीं दी है, 3 साल पढ़े पर आपने एग्जाम नहीं दी तो भी आपका स्टेटस क्या होगा, एकेडमिक 12th पास। लेकिन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप एक साल भी बच्चा पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट देता है, 2 साल आप पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा, 3 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री, 4 साल आप पढ़ते हैं तो आपको ऑनर्स मिलता है। तो पूरा ये जो कॉलेज है वो 4 साल का होता है, मतलब स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये जो पूरा इंक्लूसिव कि भाई हमने ये छोड़ दिया पढ़ना, ये तो ऐसा जो एक लेबल लग जाता है बच्चों को कि भाई ये बार पास ही है, इसने कॉलेज पूरा नहीं किया है, तो इसमें बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ मैडम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून जी। हाँ मैम, मेघराज पवार फ्रॉम नांदेड़ मैम। जी जी, नांदेड़। हाँ एस मैं एक बार यस मैम, विजिट यस की है मैम। नांदेड़ की। अच्छा मैम, यू आर वेलकम। जी मैम द क्वेश्चन इज अबाउट द institutional restructuring. जी हाँ I went through the point and I came to know that जी the NEP wants to have more than 3,000 students in institution. जी जी Now the question is, what will happen of those institutions which have less than 3,000 students? What will happen of the teaching faculties and non-teaching faculties? हाँ हाँ So जी। can you explain it? ये पूरा Thank you. इंस्टीट्यूशन रीस्ट्रक्चरिंग वाली जो बात है वो रीजनल लेवल पे, कि अगर अभी स्कूल में भी ऐसा चल रहा है, आपको मालूम होगा तो जो गवर्नमेंट स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें भी कि भाई एक गांव में सिर्फ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे गांव में 50 पढ़ रहे हैं, तीसरे गांव में 100 है। तो इन सभी को लिंक करके एक पूरा जो है एक जगह पे जहाँ सभी बच्चे आसानी से आ सके, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो और फैकल्टी भी वहाँ उनको अवेलेबल हो, ऐसा एक सेंटर बना जाएगा। वो सेंटर का नाम भी है, ऐसा कुछ हायर एजुकेशन में पूरा वो उसका दिया हुआ है। जैसे अभी स्कूल में है ना पूरी एक CRC और BRC, स्कूल में ऐसा है कि एक सेंटर रहता है पूरे जिले का। तो ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी ऐसा होगा कि आपके यहाँ 3000 की नहीं है, लेकिन लातूर में वहाँ 1000 की इंटेक है, आपके नांदेड़ में 500 बच्चे हैं, फिर आपसे 10 किलोमीटर दूरी पे ऐसे 200 या 300 400 बच्चे हैं। तो ये पूरी कॉलेजेस को एक करके उनका एक क्लस्टर बनाया जाएगा। ऐसे एजुकेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की उन्होंने बात की है। और ये पूरा जो स्टेज है वो पूरा 2040 तक चलेगा, मतलब 1-2 साल में ये नहीं होगा। और ये फ्लेक्सिबल भी है, इसमें अगर लगा कि ये पूरा 3000 से हमें कुछ घटाना है तो उसका भी प्रावधान न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। थैंक यू सर।